अब हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl पढ़ लिया था। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4, क्योंकि आगे हमारे पास बैटरी वाला जो हाफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आगे स्टार्ट हो रहा है, पार्ट स्टार्ट होगा ना, उसके अंदर हमारे पास बैटरीज आएंगी। बैटरीज में हमारे पास इन्वर्टर फॉर्मेशन आएगा और वहाँ पे H2SO4 की जो एक्वस रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4 करवा रही हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये एक बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना आप कंसंट्रेशन वाला टॉपिक भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4 के लिए हमने क्या किया, हमने बैटरी बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने H2SO4 लगा दिया। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने पिछले वाले टॉपिक में ही बताया था मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl वाला, कि इसमें हम एक्सटर्नल बैटरी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो दूसरी मेटल की ले रखी हैं और सॉल्यूशन हमने दूसरा ले रखा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप नहीं होंगी और ई सेल की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो। और जो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो H2SO4 एक्वस ले रहे हैं। एक्वस का मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो मेरे पास दो रिएक्शन होंगी, वाटर वाली भी होगी H2SO4 वाली, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर हमें कहीं ना कहीं H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी मिलेगा, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव भी मिलेगा। क्लियर? ये H पॉजिटिव वाटर का है, ये 2H पॉजिटिव H2SO4 जो टूटा है उसका है। ये आयंस के अंदर हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर ये इसके अंदर हो रहे हैं तो एनोड पे हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आ जाएंगी। कि वाटर है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि वाटर से जो इसकी जो स्टैंडर्ड की वैल्यू है, ये जो वाटर है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम करेगा, जैसे हमने NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन लिया था उसमें बताया था। तो यहाँ पे इस H2SO4 के अंदर जो सल्फेट है वो भी दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और वाटर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई तो ऑक्सीडेशन पे होगा ही। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, हम उसी को लेते हैं। तो इसमें हमने क्या पे किया, पहले सल्फेट की बता देती हूँ कि सल्फेट हमारे पास हमने ले लिया, जो सल्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे H2O8 2 नेगेटिव के अंदर और दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से ये निकाल रहे हैं। ठीक है, और H2SO4 वही ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है सल्फेट की, वो है -1.96 और वाटर की है -1.23। तो इसकी वाटर की सबसे ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट की, इसलिए वाटर यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम करेगा। और अगर ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है तो हमारे पास यानी कि एनोड से कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस। अब आ जाओ यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर यहाँ पे एज ए एनोड के ऊपर वर्क कर रहा है और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे कोई ओवर वोल्टेज का कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें गैप थोड़ा कम था क्लोरीन और ऑक्सीजन वाली में, लेकिन इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। अब अपने पास आता है कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर वाटर सेम कैथोड पे भी काम करेगा और हमारे पास जो H2SO4 में से H पॉजिटिव है वो भी कैथोड पे काम करेगा। तो ये मैंने H2SO4 वाला H पॉजिटिव ले रखा है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास जो यहाँ पे वाटर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके मतलब गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस केस में H पॉजिटिव जो कैथोड मतलब H2SO4 वाला जो H पॉजिटिव है उसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उस वाले की तो है हमारे पास 0.00। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो इसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट। और जो हमारे पास वाटर वाला है उसकी अपने पास वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की माइनस में 0.83। तो इस केस में जो H पॉजिटिव H2 जो H2SO4 वाला H पॉजिटिव उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज आपके मन में आ रहा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ से ला रही है मैम,
तो ये आपकी जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे रखी है, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये मिलेंगी नहीं और वहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, मतलब पूरा लिख के आना पड़ेगा। और जो एग्जामिनर जो आपके क्वेश्चन चेक करेगा ना, उसको ये चीज़ मतलब पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट उसको लगना चाहिए कि हाँ बच्चे को ये चीज़ आती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इनको आप लर्न कर लो, वाटर की हुई, क्लोरीन की हुई, हाइड्रोजन की हुई, ऑक्सीजन की हुई, ठीक है। तो आप इनको लर्न कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस केस में हमारे पास H पॉजिटिव जो H2SO4 वाला है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर वाले H मतलब वाटर के। तो हमारे पास ये वाला जो H पॉजिटिव है, ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ये कैथोड पे काम करेगा और H2 यहाँ से लिबरेटेड होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप इसको 2 करके भी कर सकते थे, क्योंकि हमें तो H2 निकालना है। मैंने इसलिए यहाँ पे 4H पॉजिटिव लिया है, क्योंकि मेरे पास जो ऑक्सीडेशन जो मैं लूँगी O2 वाली, उसके अंदर देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन से जब मैं नेट रिएक्शन निकालूंगी यानी कि सेल रिएक्शन, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने हैं दोनों के, तो वहाँ पे फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास सेल रिएक्शन आ जाएगी, ये तो हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली H वाली, और ये मेरे पास सेल रिएक्शन है किसकी, H पॉजिटिव यानी कि H2SO4 वाली। देखो अब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने पड़ते, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको 4 टाइम्स ले लिया, मतलब 2 टाइम्स ले लिया H2 को। फिर मेरे पास H पॉजिटिव से H पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, H2H2 यानी कि वाटर बचा। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में और 2H2 के अंदर हो रहा है। यानी कि जब ये रिएक्शन होगी तो उसमें हमारे पास अगर 1 मोल में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है तो 2 मोल में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि 1 मोल में तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड होगी और 2 मोल में हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका टॉपिक था। अब यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ हो रही है, वो क्या हो रही है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास वाटर का यूज़ करके O2 जो नेट रिएक्शन अपने पास सेल रिएक्शन आ रही है, वाटर को यहाँ पे वाटर एज ए रिएक्टेंट आ रहा है, प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीडेशन अपने पास एनोड पे हो रहा है, हाइड्रोजन अपने पास कैथोड पे हो रहा है। यानी कि रिएक्टेंट H2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो कंज्यूम हो रहा है। अगर वाटर कंज्यूम होगा तभी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब मेरे पास डायग्राम से क्या पता चल रहा है, अगर वाटर कंज्यूम हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए, तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है H2SO4 बच रहा है ना। अगर H2SO4 बच रहा है तो मेरे पास लास्ट में जो सॉल्यूशन बचेगा वो कंसनट्रेटेड H2SO4 का बच जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो सारा हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए कंज्यूम कर लिया। इस प्रोसेस में सिर्फ बचा क्या, H2SO4, और वो भी अगर वाटर निकल रहा है तो ये किस फॉर्म में बच जाएगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4 कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास किस चीज़ की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी एज ए प्रोडक्ट में, तो अपने पास क्या आएगा लास्ट में, H2SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि वाटर कंज्यूम होके ऑक्सीजन तो एनोड के ऊपर और हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैंने नोट के अंदर डाला है यहाँ पे कि वाटर इज बीइंग कंज्यूम्ड सो द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज इंक्रीज्ड विद इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है वो तो बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि वाटर हमारे पास कंज्यूम हो रहा है किसको यूज़ करने, बनाने के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए। अगर वाटर निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, H2SO4, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट है ना, वो अपने पास 2 तरह के हैं। एक तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इनर्ट इलेक्ट्रोड में ले, एक हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर लें। इनर्ट में हम कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, ऐसी मेटल जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करे रिएक्शन में, बल्कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का जब हमने किया था, उसमें हमने प्लैटिनम गैस इलेक्ट्रोड को यूज़ किया था, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली रूप से, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ हमने बैटरी को कनेक्ट करने के लिए लिया था। तो सेम ऐसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट में भी क्या कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड में, कि हमने प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ले ली। क्लियर। सॉल्यूशन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का, और वो भी एक्वस। अगर एक्वस ले रही है तो वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है।
अगर वाटर प्रेजेंट हो, अब देखो दोनों ही हैं, बैटरी से हमने एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे लगा रखी, लगा दी, ठीक है, क्लियर। तो अगर एक्वस है तो कहीं ना कहीं वाटर के H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस होंगे, लिबरेट होंगे, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और सल्फेट, कॉपर सल्फेट के कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, कॉपर मेटल इस पर डिपोजिट होगी, वो हमें आगे रिएक्शन से फर्दर पता चल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करना था तो इस वजह से मैंने पहले ही लिख दिया। तो अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे कि हेयर एनोड के ऊपर तो अपने पास क्या हो रहा है, सल्फेट आयंस भी जाएंगे और वाटर भी होगा, ऑक्सीजन यानी कि वाटर एज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तरह से काम कर सकता है। तो सल्फेट आयन यहाँ पे एनोड पे होंगे, ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगी, ठीक है। तो दोनों के केस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो अपने पास किसकी ज़्यादा है, वाटर की, यानी कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, वो हमें कैसे पता चला वैल्यू का, देखो हमने पीछे एक अभी H2SO4 का किया था, उसमें मैंने वाटर और सल्फेट के दोनों की रिएक्शन को कंप्लीट करके बताया और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी बताई है कि वाटर की तो होती है ज़्यादा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो सल्फेट की वो कम है। देखो नेगेटिव के अंदर जो कम होता है ना वो हमेशा ज़्यादा बनता है, ये तो पता होगा, मैथ्स का रूल है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों रिएक्शन शो कर दी, इसलिए मैंने ये दोनों रिएक्शन यहाँ नहीं लिखी, तो मैंने सीधा ही लिख दिया कि ऑक्सीजन किसके ऊपर लिबरेट होगी, ऑक्सीडेशन पे, यानी कि एनोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर की यहाँ पे एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू एज कम्पेयर टू सल्फेट की ज़्यादा है। तो मेरे पास एनोड पे तो ये हो रही है, कॉपर के ऊपर अपने पास क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। 4 इसलिए कहते हैं, मैंने पहले से 2 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने थे। अब नेट रिएक्शन अपने पास ये आ गई, कैंसिल कर दो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अपने पास OH नेगेटिव दे रखा है, क्लियर। अब मैंने जब एक्वस NaCl का किया था तो उसमें अपने पास सिंपल देखो ये एक्वस NaCl वाला किया था, तो इसके अंदर मेरे पास मैंने बताया था कि NaOH है वो अपने पास फॉर्म्ड होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के अंदर देखो OH नेगेटिव बन रहा था और जो कैथोड था उसमें हमारे पास Na पॉजिटिव बन रहा था, ये दोनों मिलकर Na पॉजिटिव NaOH बना देंगे। लेकिन जो कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन का जो टॉपिक है, इसके अंदर अपने पास अगर मैं यहाँ पे नेट रिएक्शन में OH छोड़ देती हूँ ना सिंगल, तो इसको ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए क्या करें, इसको कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके साथ ये रिएक्शन करके कंपाउंड बना दे। तो यहाँ पे Na तो है नहीं, प्रेजेंट तो है नहीं, तो ये NaOH भी नहीं बना सकता। तो मुझे इस रिएक्शन के अंदर OH नेगेटिव को कन्वर्ट करना है H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको H पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगी तो अपने पास 11th क्लास का रूल था, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो लास्ट में अगर बेसिक में आता है और एसिडिक में आता है, अगर वो एसिडिक में पूछता है तो जितने OH होते हैं ना उतने ही हम H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं दोनों साइड, ताकि बैलेंस हो जाए। 4 अगर मैंने इधर किया ना ऐड, तो मैं 4 ही इधर करूँगी ताकि कैंसिल होकर अपने पास ओवरऑल रिएक्शन यही आ जाए। जैसे मेरे पास 2 इस साइड है और 2 इस साइड है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मेरे पास बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रही हूँ ना 2 में, तो मुझे इसको बराबर करने के लिए इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन अपने पास यही आनी है, क्लियर। तो जब मैं इसके अंदर 4 H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड करवाती हूँ और यहाँ पे भी ऐड करवाती हूँ, तो देखो 4 H पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव मिलके बना देते हैं 4 H पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, 4 और 4 4 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं 4H2O लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये 4 H2O का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और इधर ऑलरेडी 2 H2O हैं, तो ये 2 H2O इसमें से 4 में से घट के सिर्फ 2 H2O बच जाएगा और मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन में OH नेगेटिव कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ क्या बची जा रही है, H पॉजिटिव। यानी कि मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन किस में आ रही है, pH, जिसकी इसकी वैल्यू एसिडिक मीडियम में होगी क्योंकि अपने पास रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, क्लियर। आगे समझ में, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ये मैंने रिएक्शन दोबारा लिख दी। यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन बिकम एसिडिक इन pH के अंदर एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट हो जाएगा और जो कॉपर है वो हमें कैथोड से मिल जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो हमें किस पे मिल जाएगी, एनोड पे, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कॉपर अगर इसके ऊपर डिपॉजिट होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे इधर डिपॉजिट होंगे, तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगी और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मेरे पास कॉपर के ऊपर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, कॉपर मेटल
है वो जाकर डिपॉजिट हो रही है। कॉपर 2 पॉजिटिव थे, वो मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, उस पर जाकर डिपॉजिट हो रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे। क्लियर। अब अपने पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। मैंने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड भी करेंगे और सिंपल इलेक्ट्रोड में भी करेंगे। तो अगर हमें को कॉपर इलेक्ट्रोड ही लेनी है तो मैं क्या करूँ, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट तो किया ही नहीं, सॉरी भाई, कर दिया। ओके, अगर मेरे को कॉपर इलेक्ट्रोड ही लेनी है तो मैं एक तो लूँगी इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, एक मैं लूँगी प्योर इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड, जो कि हम 10th क्लास में अपना जो वो वाला चैप्टर था ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, जिसमें लास्ट में टॉपिक था ओर का, मिनरल्स एंड ओर, उसमें हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में लास्ट में रिफाइनिंग ऑफ मेटल किया था। याद आया? सेल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस थी। थोड़ा थोड़ा याद आया होगा, कोई बात नहीं, आप बुक उठा के देख लेना, और नहीं भी उठा के देख ली तो भी इससे टॉपिक से समझ आ जाएगा। तो मैंने प्योर इलेक्ट्रोड इम्प्योर ले ली एट किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के ऊपर मेटल रिड्यूस यानी कि घिसना स्टार्ट होती है, टूटना स्टार्ट होती है और वो डिपॉजिट हो जाती है जाके कैथोड के ऊपर। तो हमें कैथोड पे प्योर मेटल ही लेनी है और एनोड पे इम्प्योर लेनी है। रीज़न आपको मैंने बता दिया, वो ये क्या है कि एनोड के ऊपर मेटल घिसती है, टूटती है, ठीक है, और वो घिस के सॉल्यूशन में मिल जाती है और सॉल्यूशन से मेटल जो के आयंस हैं वो रिडक्शन से यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हम कैथोड पे तो प्योर मेटल लेते हैं और एनोड के ऊपर इम्प्योर मेटल लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस, तो वाटर यहाँ पे काम करेगा। तो पीछे जो हमने इनर्ट वाला किया तो उसमें देखो कैथोड में तो अपने पास एक ही रिएक्शन थी, एनोड पे हमने वही सल्फेट वाला किया। तो लेकिन हमें क्या पता था इसके ऊपर हम ऑक्सीजन वाला यानी कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वही लेंगे, ठीक, हम करके आए हैं पीछे, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे मेरे पास दो तरह से काम कर रही है। कैथोड वाला मैंने बता दिया कॉपर ही होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन के अंदर एक्वस है तो H पॉजिटिव भी होगा, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव भी होगा, कॉपर भी होगा क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इम्प्योर मेटल है कॉपर की, तो कॉपर भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है एनोड के ऊपर। तो मैं तीनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखूँ तो मेरी कॉपर की सबसे ज़्यादा आती है, यानी कि कॉपर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडेशन के लिए भी और कॉपर रिड्यूस होगा रिडक्शन के लिए भी। समझ में आ गया? ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर के भी और सल्फेट के भी, ठीक है। यहाँ पे कॉपर देखो रिडक्शन पे यानी कि कैथोड पे तो काम करेगा ही करेगा, ये जो कॉपर है वो ऑक्सीडेशन पे भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योर मेटल जो हमने ली है एज ए एनोड की फॉर्म में, वो हमने इम्प्योर कॉपर ली है। तो कॉपर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, सल्फेट के आयन भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो तीनों की हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी ज़रूरी थी और इन तीनों में हम उसको एज ए एनोड लेते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो किसकी है? कॉपर की है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। अगर कॉपर रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट भी होगा। तो मेरे पास जो ऑक्सीडेशन में कॉपर था वो तो इम्प्योर था, तो मैं यहाँ पे इम्प्योर लिख देती हूँ, ठीक है। और जो मेरे पास रिडक्शन में था मेटल वो प्योर था, तो मैं इसको यहाँ पे प्योर लिख देती हूँ। तो कटने के लिए 2 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव आयंस कटे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स इम्प्योर से प्योर में चला गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या ये सेल यहाँ पे होगी? सेल तो होगी, लेकिन वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? सिर्फ और सिर्फ मेटल को रिफाइन करने के लिए, जो हम 10th क्लास में टॉपिक पढ़ के आए हैं। यानी कि इम्प्योर जो कॉपर मेटल है वो कॉपर प्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? आपको पता है डैनियल सेल से हम पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है जब किसी भी मेटल पे, तो वो मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना स्टार्ट कर देती है और कॉपर 2 पॉजिटिव में यानी कि मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू जाते जाते कैथोड वाली इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएंगे और जो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि आयंस जो थे वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेटल पे जाके डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो इम्प्योर से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्योर में। और यही हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का विद कॉपर इलेक्ट्रोड में किया है कि वो इम्प्योर से किस में कन्वर्ट हो रही है? प्योर में, ठीक है। तो ये जो मेटल है उसमें इम्प्योरिटी तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पे रह जाएगी और जो कॉपर इम्प्योर था मेटल था वो जाके प्योर कॉपर मेटल पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये वाली मेटल तो हमारे पास घिसती चली जाएगी, एज ए थिन हो जाएगी लास्ट में, और इस मेटल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से ये लास्ट में थिक हो जाएगी और हमें प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल को करने के लिए।
बाकी के जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।